हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस क्या बोलता है कि सर मेयर इतनी सी बात कि उस कंपनी की सारी शेयर कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट की है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एंड ऑल इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके नाम पे शेयर्स खरीदेगी? कि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे। एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% शेयर यदि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के ने खरीदे प्रेसिडेंट के नाम पे, इट डज नॉट मेक अ कंपनी एन एजेंट ईदर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग है, सेंट्रल ये अपने प्रेसिडेंट का अलग है। उससे ये कंपनी इनकी एजेंट नहीं बन जाती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, केस का नाम है हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लास्ट पॉइंट पढ़ भाई, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Its property is not the property of its shareholders. The shareholders have the right to share in the profits of the company when realized and divided. Likewise, any liability of the company is not liability of the members. सर ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, आप उसमें शेयर होल्डर हैं तो आपकी नहीं हो जाती है। द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो ही आपके पास में राइट होगा उस कंपनी में के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेने का। डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर करती है कंपनी? कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, मान लो सन 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसके लिए कंपनी को बम्पर प्रॉफिट हुए हैं। बम्पर प्रॉफिट हुए हैं तो इसने कहा इतने पैसे की हमको जरूरत भी नहीं, और आपने कंपनी का साथ दिया है, शेयर होल्डर्स ने कंपनी का साथ दिया इन इट्स डिफिकल्ट टाइम, तो अब हम भी आपको रिवॉर्ड करेंगे, हम आपके लिए डिविडेंड देंगे। पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड देंगे। किसी के पास में 1000 रुपए शेयर है तो उसको 2000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। ये बात ध्यान रखना। तो सर क्या बोल रही है ये पॉइंट कि सर शेयर होल्डर प्रॉपर्टी जो होती है ना कंपनी की, वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। शेयर होल्डर्स का राइट है कि वो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में अपने हिस्सेदारी ले सकते हैं, वो भी तब जब कंपनी ने उसको उसमें से डिविडेंड बांटा हो। Likewise, any liability of the company is not the liability of the members. कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की एसेट्स कंपनी की लाइबिलिटी तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं हो जाएगी। यही तो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जिसके कारण कंपनी खुलती है। सो दीज आर दी व्हाट शुड आई से इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। केस के नाम, 4 केसेस के नाम है, ध्यान करना। हरिनगर शुगर मिल्स, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्पेंसर एंड कंपनी और हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियंस। ये चारों याद रखना। दक्ष अग्रवाल तेरा डाउट बोल। सो मेरे को पॉइंट नंबर 6 में डाउट है, मतलब थोड़ा वापस से समझाओ ना। पॉइंट नंबर 6 में डाउट है? बस इतनी सी हाँ बात सर, वो ध्यान रख, बस इतनी सी बात ध्यान रख कि है ना, देखो जब कोई कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी में 100% शेयर होल्डिंग रख रही है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जनरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही सारा काम करती है। यस सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही सारा काम करती है। तो सर किसी कंपनी में 100% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की या प्रेसिडेंट की है, उससे ये कंपनी इनकी एजेंट नहीं हो जाती है। इसकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है। जिस दिन ये रजिस्टर हुई उसी दिन से ये सेपरेट और ये सेपरेट। अपन ने ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है ना कि कंपनी और उसके मेंबर्स सेपरेट होते हैं। यहाँ सिंपली मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट है, उससे क्या ये कंपनी इनकी एजेंट हो जाएगी? नहीं सर, इसकी एंटिटी सेपरेट है। बात समझ आ गई? यस और नो? ठीक है, चलिए। यस। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? सर आप एक बार केस लॉ फिर से बोल सकते हो? ये रहे ना, मैं इलेक्ट्रिकल वाला। क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, उसमें देख पेज नंबर ये तेरे 31 पे देख। ये चारों, हरिनगर शुगर मिल्स वर्सेस एसएस झुंझुनवाला, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस कमर्शियल ऑफ वर्सेस कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स मद्रास, एंड हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तुमको क्या करना है सर? चारों केस लॉ अभी कंपनीज एक्ट में मैंने तुमको बोला था ना, जहां पर भी नोट्स लिख लो उसका लास्ट पेज केस लॉ के लिए रख लो।
उसका लास्ट पेज केस लॉ के लिए रख लो। पहला केस लॉ क्या बताया था कि सर, पहला केस लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी का बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। दूसरा केस लॉ, a member does not even have insurable interest in the property of the company, सर मैकूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तीसरा केस लॉ, चौथा केस लॉ, पांचवा, छठा आज बताया। सर इससे पहले भी तो और केस लॉ बताए अपन ने, इससे पहले भी तो बताए। तो वो सारा एक लाइन में वो बोलता क्या है, एक या दो लाइन में, और उस केस का नाम तुमको ये बनाना चाहिए अपना एक शॉर्ट नोट्स टाइप की। ये कंपनीज एक्ट के केस लॉज है, और ये एक एक केस लॉ दो दो लाइन में क्या बोलते हैं इसकी समरी बना लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए मॉड्यूल में देख के बना सकते हो। अब सर हाँ बोल भाई। सर आपने क्वेश्चन बैंक हमको दे दिया है। क्वेश्चन बैंक दिया है ना यार, कितना टाइम हो गया दिए हुए। 2 बार क्वेश्चन बैंक में से मैं क्वेश्चंस भी उठा चुका हूँ। नहीं सर, आपने नहीं दिया। नहीं दिया तो आज दे दूंगा, पीडीएफ नहीं दिया है तो आज दे दूंगा। जस्ट शाह दिया है या नहीं दिया है? चलो कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको वापस दे दूंगा आज। ठीक है, तो जिस तरीके से कंपनी जिस दिन रजिस्टर हो जाती है उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से, सिंपली व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये चारों केस लॉ और इनके जो भी 6-7 पॉइंट्स मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में बताया ना, वो आप लोग ध्यान करेंगे। अब इसी तरीके से एक बार, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि सर एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ में एसोसिएट होते हैं तब कंपनी बनती है या नहीं बनती है? हाँ सर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग एसोसिएट होते हैं, मैक्सिमम 200 लोग एसोसिएट हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग एसोसिएट होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो इजंट अ कंपनी एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस? क्या मैं कंपनी को एसोसिएशन ऑफ पर्संस बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल सही है। व्हेन 2 or more persons in case of private company and 7 or more persons in case of public company come together and associate themselves and form a juristic person by the name of company, legal person, तो फिर वो कंपनी कहलाएगा। ठीक है, दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो सर एमओए क्या करता है, उस कंपनी बाहरी दुनिया से मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड या जेड लिमिटेड बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेगी, ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यानी कि बाहरी आदमी को ये देखना हुआ कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो इस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उठा के उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज देखेगा कि ये कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव के साथ में बनी है, सीमेंट ट्रेडिंग करने को बनी है, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग करने को बनी है, क्या करने को बनी है। या इस मिस्टर वाई को ये जानना है कि कंपनी जो भी काम करती है उसके लिए लोन कितना ले सकती है। ठीक है, या फिर मिस्टर जेड या जेड लिमिटेड को ये जानना है कि कल को मैं कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं तो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। यानी बाहरी लोगों को, अच्छा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को जानने की इच्छा है कि कंपनी का नाम क्या है, तो सर बाहर के लोगों को जो भी जानने की जरूरत है या कंपनी बाहरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करती है, ये कहाँ दिया हुआ होएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। सर एमओए के अलग अलग क्लॉजेज होते हैं सर, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कंपनी का नाम क्या है, नेम क्लॉज। कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है कि सर लाइबिलिटी क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज की कौन कौन एसोसिएट होके कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेम क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऐसे 5-6 क्लॉजेज होते हैं जो कि बाहर के लोगों को जानने की जरूरत होती है। ये तो हो गया एमओए। एंसल फर्नांडीज बोल क्या हुआ? तो सर प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? एंसल प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? जब डिविडेंड के लिए शायद, जब क्या? शेयर्स के, वापस बोल। जब शेयर्स
वो लोग कब मार्केट के लिए डालते हैं तब। जब शेयर्स मार्केट में डालते हैं, यानी कि कंपनी जो है वो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर रही है, यही होता है। इट इज गिविंग एन इनविटेशन टू पब्लिक कि आओ और मेरे शेयर्स खरीदो। यस और नो? प्रोस्पेक्टस। यस यस सर। यस सर। पर क्या ये बात जरूरी है कि हर कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करे? कुछ कंपनीज प्राइवेट कंपनीज भी होती है या नहीं होती है, बता। कैन दे इश्यू प्रोस्पेक्टस? कैन दे ऑफर देयर शेयर्स नो टू पब्लिक? नहीं ना। तो जरूरी नहीं है हर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ हो। आंसर। तो सर प्रोस्पेक्टस और एमओए सेम ही है, बट जस्ट प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी में अप्लाई नहीं होता। देख, ऐसा नहीं है। प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी के केस में तो सीन ही नहीं होता है प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, प्रोस्पेक्टस का कोई लेना देना नहीं है प्राइवेट कंपनी के केस में, ओनली पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने का एकमात्र रीजन क्या है कि ये कंपनी लोगों को अपने सिक्योरिटी इशू करना चाह रही है, शेयर्स, डिबेंचर्स। उसका पर्पस प्रोस्पेक्टस का ये है। जबकि मैं कंपनी के साथ में, मान ली ये कंपनी है, मैं एक आउटसाइडर हूं, मैं इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदना चाह रहा हूं या सिक्योरिटी नहीं खरीदना चाह रहा हूं, मैं तो इस कंपनी के साथ में कोई माल खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा हूं। आई एम अ रॉ मटेरियल सप्लायर। ठीक है, तो मैं इस कंपनी के साथ में कुछ रॉ मटेरियल खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा हूं। तो मैं इसका प्रोस्पेक्टस थोड़ी देखूंगा, मैं इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखूंगा कि ये कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कैसे कैसे कर सकती है। बात समझ में आई? हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी अपने बाहरी दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करती है, आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटसाइड वर्ल्ड को क्या देख के आना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? दोनों में ऑफ एसोसिएशन आ रहा है। एसोसिएशन क्यों? बिकॉज कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तुम लोग ने वीडियो ऑफ क्यों कर दिए रे? हैं? वीडियो ऑन रखो अपने अपने। जश शाह, जिया बोरा, समझ में आ रहा है तेरे को या नहीं? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, तो वापस जब मैं सवाल पूछूं तो जवाब भी बिल्कुल मेरे को समझ में आने लायक मिलना चाहिए। जिया, ध्यान रखना। हाँ सर। उस समय ऐसा मत करना, सर भूल गई, सर समझ नहीं आ रहा है, अरे सर बस याद आ ही रहा है, सर बस आ ही रहा है। ऐसा मत कर देना, देख। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सर कंपनी की इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड होता है, अंदरूनी वर्किंग से, कि डायरेक्टर्स को कितनी पावर है, वो कितने कितने डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कंपनी किस मैटर में, मान लो कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो सर वो कैसे साइन करेगी? कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होंगे, या फिर एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होगा, चेक पे मिनिमम 2 जनों के साइन होंगे। ये ऐसी बातें कहाँ लिखी हुई होंगी? ये सब कंपनी की इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड है। ये ऐसी बातें कहाँ लिखी हुई होंगी? सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल समझ में आया क्या होते हैं? सर एक तो बाहरी दुनिया, एक अंदरूनी वर्किंग। एमओए की बेसिक भाषा में क्लैरिटी मिल गई आपको? यस सर। अब अगली बात सुनो। एमओए और एओए को, मेनली एमओए को कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट एमओए इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी? सर भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इंडिया में बाकी जितने भी कानून है, चाहे कंपनीज एक्ट है, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, वो सब किसके अंडर रह के काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ लिखा हुआ है, उसके खिलाफ जाके इनमें कानून नहीं हो सकता है। क्या ये सेकंड बात समझ में आई? यस सर। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं, एमओए इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी। यानी कि उस कंपनी का सबसे बड़ा कानून कौन सा है अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट? सर उस कंपनी का सबके लिए सबसे बड़ा कानून क्या है? सर जो उसके एमओए में लिखा हुआ हो वही उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है। क्या ये सेकेंड एस्पेक्ट समझ में आया एमओए का? यस सर। तीसरी बात, सर एमओए एंड एओए आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखना, मैं जब एक एक बात बोल रहा हूं ना, वो एग्जाम में आती है।
MOA and AOA are public documents. सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब सर जो ओपनली पब्लिक के लिए अवेलेबल रहते हैं, उनमें छुपाने लायक कुछ नहीं है। हाँ कोई कंपनी है, कंपनी अपने ग्राहकों की लिस्ट, कस्टमर की लिस्ट छुपाए तब तो समझ में भी आता है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को बताना नहीं चाह रही है। लेकिन सर कोई भी कंपनी है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है ना, MOA और AOA, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सर पब्लिक पार्लेंस में अवेलेबल है। तो सर मिस्टर एक्स यदि इस कंपनी के साथ में डील करने आना चाहते हैं तो उनका धर्म बनता है पहले कंपनी के MOA और AOA पढ़ के आए, फिर इस कंपनी के साथ में डील करने आए। ठीक है, ताकि उनको पता हो कि ये कंपनी क्या काम कर सकती है। वो ये नहीं बोल सकते कि मुझे कैसे पता लगेगा कंपनी क्या काम कर सकती है। अरे भाई उस कंपनी के MOA AOA पढ़ना यार, तो मैं MOA AOA कहाँ से लाऊं? अरे ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, ये पब्लिक पार्लेंस में अवेलेबल है। आप किसी भी ROC के पास में, जिधर भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके ROC के पास में नाम मात्र की फीस भरोगे तो आपको किसी भी कंपनी के MOA AOA की कॉपी मिल जाएगी। बात समझ में आई कैसे पब्लिक पार्लेंस में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है? ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आदमी यदि कंपनी से डील करने आ रहा है तो उसे MOA AOA पढ़ के आने चाहिए, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो सर आज की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जश शाह पढ़ना चालू कर। Effects of memorandum and article. As per Section 10 of Companies Act 2013, where memorandum and articles are when memorandum and articles when registered shall bind the company and the members thereof to the same extent as it respectively had been signed by the company and by each member, स्टॉप। and an agreement to सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि सर जिस दिन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर हो जाते हैं, सर अपन ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि सर कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम हमको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ROC के साथ में जमा कराने पड़ते हैं। यस सर, उसमें सबसे पहला नाम ही किसका आ रहा है? सर MOA और AOA बना के कंपनी का ROC के साथ में जमा कराना पड़ता है। तो सर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स? कि सर जब ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ में रजिस्टर हो जाते हैं तो सर वो उन सारे लोगों को बाइंड करेंगे और कंपनी को भी बाइंड करेंगे। सर कंपनी और सारे मेंबर्स को बाइंड करेंगे। कौन मेंबर्स? जिन्होंने उस कंपनी के जिन्होंने उस कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे और बाद में मेंबर्स बने, उन सबको ये MOA और AOA बाइंड करेंगे। और कैसे बाइंड करेंगे? टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे हैव रेस्पेक्टिवली बीन साइंड बाय द कंपनी एंड बाय ईच मेंबर। ऐसे बाइंड करेंगे MOA और AOA। सर किन दो लोग को बाइंड करेंगे? कंपनी को भी बाइंड करेंगे और कंपनी के मेंबर्स को भी बाइंड करेंगे। जिया बुरा ध्यान से सुन, MOA को भी बाइंड करेंगे और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी बाइंड करेंगे। कैसे? जैसे कि इन दोनों ने कंपनी के MOA और AOA पे रेस्पेक्टिवली साइन किया हो। हाँ, जब भी कोई अपन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस पर नीचे साइन करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ सर साइन करते हैं। तो वो इन दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होने लग जाता है या नहीं लग जाता है? हाँ सर होने लग जाता है। उसी तरीके से जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है तो सर उसके मेंबर्स जो हैं और कंपनी दोनों पे वो ऐसे एप्लीकेबल होने लग जाएगा एज इफ दे हैव रेस्पेक्टिवली साइंड इट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल समझ में आया? बोला यस। ठीक है, आगे पढ़। an agreement to observe all the provisions of memorandum and of the articles. और उस साइन All करने का money मतलब क्या है कि सर ऐसे ही माना जाएगा जैसे उन्होंने रेस्पेक्टिवली साइन किया हो। सही में साइन नहीं करते हैं, बस ऐसे ही माना जाता है जैसे दोनों ने साइन किया हो। ठीक है, और वो जो एग्रीमेंट, जिस तरीके से दोनों पार्टीज को एग्रीमेंट के क्लॉजेस मानने पड़ते हैं, उसी तरीके से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के भी सारे क्लॉजेस दोनों पार्टीज पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। लास्ट लाइन फॉर द डे, all monies payable by any member to the company under the memorandum or article shall be a debt due from him to the company. Sir,
कई बार किसी कंपनी के मेंबर को कंपनी को कुछ पैसा देना होता है। सर कैसे देना होता है? मान लो ये मेंबर इसमें शेयर होल्डर बना, तो 10 रुपए का शेयर इसने लिया, तो 10 रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? या फर्स्ट कॉल 6 रुपए का, सेकंड कॉल 2 रुपए का, ऐसे कुछ देना है। तो सर ये मेंबर से कंपनी को पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ सर। तो कंपनी के किसी भी मेंबर से यदि कंपनी को कोई पैसा देना बाकी है, all the monies payable by any member to the company under the memorandum or articles shall be a debt due from him to the company। वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे ये उधार चुकाने अभी ड्यू है, जैसे उधार चुकाना अभी ड्यू है। यानी कंपनी उससे वो वसूली वैसे ही कर सकती है जैसे उधार वालों से पैसा वसूलते हैं, वैसे मेंबर से भी कर सकती है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स समझ में आ गया? हाँ सर। वो सभी कंपनी को वैसे ही बाइंड करते हैं जैसे दोनों ने साइन किया हो, और हर एक बात एप्लीकेबल होगी दोनों पार्टीज पे। यहां तक है मेनली इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, कल से अपन चालू करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलिए कल कितनी बजे रखें क्लास?